हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को प्रारंभ किया है और उसके अंदर हम पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रस्तावना के बारे में जाना, हमने प्रस्तावना के मूल तत्वों को देखा, हमने प्रस्तावना के मूल स्रोत को देखा, हमने उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति को जाना। हम इस लेक्चर के अंदर इसके उद्देश्य, तिथि, ग्रेनविल, ऑस्टिन, सुब्बाराव, बाबा साहेब अम्बेडकर, के एम मुंशी, इन सब के बारे में जानेंगे। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, इनके महत्व को जानेंगे, इसके उद्देश्य को जानेंगे, तिथि को जानेंगे। तो चलिए हम आज के इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है उद्देश्य की। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्रस्तावना एक बार पढ़ के सुना देता हूं। उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग, भारत को एक, हम भारत के लोग, वो मूल स्रोत में आ गया था। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें, ये जो चार शब्द आए इसमें, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य और पंथ निरपेक्ष और संप्रभुता, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वही, ठीक है। ये जो चार शब्द आए, ये स्वरूप और इसकी प्रकृति में आ गए थे, जो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर आप वो देखोगे तो आपको अच्छे से ये लेक्चर भी समझ आएगा। सॉरी, हाँ। तो अब हम आगे क्या लिखा है उसमें, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इसमें चार शब्द आए मेन। कौन से आए स्टूडेंट्स? इसके अंदर आए, एक तो आया न्याय, यहां देखिए आप, न्याय आया, ठीक है। सेकंड आया इसमें स्वतंत्रता, जस्टिस आया, लिबर्टी आई। उसके बाद इक्वलिटी यानी कि समानता, समता भी कह सकते हो आप इसे। और उसके बाद बंधुता। ये चार इसके अंदर मुख्य शब्द आए। देखिए, हर शब्द का इसके अंदर मीनिंग है, हर शब्द का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स न्याय की। न्याय किस चीज का? ये हमारे उद्देश्य हैं, ये चारों हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है। स्वरूप, प्रकृति, मूल स्रोत का हमने जान लिया था। इसके अंदर हम उद्देश्य को देख रहे हैं। न्याय हमारा उद्देश्य है, प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य है, मतलब, ठीक है। तो न्याय किस चीज का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सामाजिक न्याय से मतलब है कि समाज में सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सामाजिक न्याय का मतलब होता है। सेकंड, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीर और गरीब में भेदभाव ना हो, यानी कि संविधान में लगभग भेदभाव को मिटाया गया है। अमीर और गरीब, इसके अंदर थोड़ा सा ये मतलब भी है स्टूडेंट्स कि जो ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उनके पैसे छीनकर हम गरीबों को दे दें। ये तो न्याय नहीं हुआ ना, ये तो अन्याय हो गया, अमीरों के साथ अन्याय हो गया, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है कि अमीर तो जो है तो ठीक है, जो है सही है, ठीक है। पर जो गरीब है उनको न्यूनतम सुविधाएं सारी पहुंचाना, ताकि उनका जीवन भी एक बेहतर बन सके, वो भी अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी सके। उसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। उसके अंदर क्या है कि राजनीतिक न्याय के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? राजनीतिक न्याय के अंदर होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई उच्च जाति का है, चाहे कोई निम्न जाति का है, ठीक है, चाहे कोई भी है, चाहे अमीर है, चाहे वो गरीब है, उसको राजनीतिक अधिकार सभी प्राप्त होंगे। अगर वो कहीं राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई सांसद का इलेक्शन, कोई स्थानीय स्तर पर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता है, किसी, तो उसको रोका नहीं जाएगा। बाकी जो सरकार की कुछ गाइडलाइंस होती है, कई जगह से रिजर्व होती है सीटें, वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब सबको न्याय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन तो सिर्फ भाई पुरुष ही लड़ेंगे, महिला नहीं लड़ सकती, ऐसा नहीं है। इस चीज के भेदभाव को मिटाया गया है। आई बात समझ? ये हो गया न्याय। उसके बाद आता है स्टूडेंट स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी के अंदर क्या आता है? स्वतंत्रता के अंदर क्या आता है
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकता है। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? अपने विचार प्रकट करना ही होता है, चाहे वो लिख कर करे, चाहे वो बोल कर करे, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से करे। ठीक है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पर कुछ हिदायतें भी होती है, वो भी माननी जरूरी होती है। उसके बाद स्वतंत्रता के अंदर आगे क्या आता है? विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है, किसी की भी उपासना कर सकता है। सरकार किसी पर दबाव नहीं बना सकती, हम किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि आप इस धर्म को मानिए या इसको मानिए, उसको मानिए, इसको ना मानिए, ऐसा नहीं। ठीक है, इस चीज के जो दबाव है ना, ये सरकार नहीं बना सकती। इसके अंदर राज्य का कोई अधिकार नहीं है। राज्य मतलब देश का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है कि वो इस पर दबाव बनाए। व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है, वो किसको मानता है, किस धर्म को मानता है, किसकी उपासना करता है। ठीक है, ये सब चीजें स्वतंत्रता में आती है। फिर आती है स्टूडेंट्स समता, इक्वलिटी। समता, समता के अंदर क्या होता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किसकी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो पुरुष है चाहे महिला है, चाहे उच्च जाति का चाहे निम्न जाति है, उसको अपने हर व्यवसाय, अपना हर बिजनेस, अपना कोई भी काम करने का पूर्ण अधिकार है। हम रोक नहीं सकते। हम घर पे मान लो किसी भी महिला को या फिर या निम्न जाति के लोगों को या किसी को भी हम ये कह नहीं सकते, मतलब कोई भी कह नहीं सकता ये कि आप ये काम मत कीजिए, ये तो पुरुष ही करेंगे, ये महिला नहीं कर सकती, ये तो पुरुष ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज के भेदभाव को मिटाया गया है बिल्कुल। जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, उनके सामने ये सब चीजें थी, उनके मन में ये बातें थी कि भी इस तरह का कोई भेदभाव ना हो आने वाले समय में, फ्यूचर में, कि ऐसा कुछ चाहे पुरुष महिला का, उस जाति का, निम्न जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भेदभाव को मिटाया संविधान के जरिए। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स बंधुता। ये पूरी लाइन समझिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का क्या मतलब होता है? भाईचारा। यानी कि इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आप क्या लाइन थी? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र, ये शब्द देखिए, हर शब्द का मीनिंग है, हर शब्द का महत्व है। संविधान के अंदर ज्यादातर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? राज्य। और प्रस्तावना में, उद्देशिका में, प्रियम्बल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों यहां राष्ट्र शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? यहां राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया कि जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं, काफी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, कई प्रकार के धर्म के लोग, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं। तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उनके मन के अंदर सांप्रदायवाद और अपना क्षेत्रवाद, ठीक है, भाषावाद, इस तरह की जो बातें होती है ना, उनके मन में न आए। ठीक है, वो राष्ट्र की एकता और अखंडता उसको सुनिश्चित रखे, एक राष्ट्र के धागे में पिरो के रखे। अगर राज्य नाम होता है यहाँ पे तो हो सकता था कईयों के दिमाग में ये आता कि हमारा राज्य अलग है, हमारा राज्य अलग है, पर राष्ट्र शब्द है यानी कि पूरा राष्ट्र एक है, पूरा भारत एक है। पर इसके अंदर काफी हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके सामने काफी चुनौतियां भी थी। क्या चुनौतियां थी? उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस समय देशी रियासतें थी हमारे देश में, लगभग 550-552 के आसपास हमारे देश में देशी रियासतें थी। उन सबको भारतीय संघ के अंदर विलय करना था। तो वो एक सबसे बड़ा कठिन काम था, पर उसके अंदर हम सफल भी रहे, बाद में सक्सेस भी मिली हमें। ठीक है, ये चुनौती थी और इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने या फिर जो भी हमारे संसद के अंदर जो सदस्य थे या जो हमारी सरकारों ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और हमारा भारत एक संघ बना। ये होती है बंधुता। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और देख लीजिए, इसके अंदर एक शब्द आया अखंडता। अखंडता, अखंडता जो शब्द है ना, ये भी जब प्रस्तावना लिखी गई तब ये नहीं बना, तब ये अखंडता शब्द नहीं लिखा गया था। इसको कब लिखा गया? इसको लिखा गया 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 के अंदर 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आगे देखिए, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, यहां पे साफ कर देता हूं मैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है हमारे प्रस्तावना के अंदर, तिथि लिखी हुई है। कौन, क्या तिथि लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा हम हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ये तारीख लिखी हुई है। इस तारीख से ये भी पता लगता है कि जो प्रस्तावना है ना, जो प्रस्तावना संविधान लागू होने से पहले लागू कर दी गई थी। बनी तो ये संविधान बनने के बाद में थी, संविधान बनने के बाद में बनी थी, पर क्योंकि इसके अंदर सारे उद्देश्य लिखे जाने थे, संविधान के उद्देश्य की भी, संविधान के अंदर हमने क्या क्या उद्देश्य दिए हैं, क्या क्या लक्ष्य दिए हैं, वो प्रस्तावना में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये बनी तो बाद में थी, पर इस तिथि जो ये दी गई है, जो डेट दी गई है, इससे ये पता लगता है कि इसको पहले ही लागू कर दिया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू इसको कर दिया गया था। उसके बाद आगे देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने प्रस्तावना को कहा था कि प्रस्तावना सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। क्रांति क्या होती है? क्रांति होती है कि एक बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ जाए, अमूलचूल परिवर्तन आ जाए, या हम कोई बड़ी अचीवमेंट कर लें, जैसे कि हरित क्रांति आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एक रूसी क्रांति थी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये सब चीजें क्रांति में होती है, सामाजिक सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये सब चीजें इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कहा था कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है ये प्रस्तावना। सुब्बाराव, दू सुब्बाराव, ये पूरा नाम है दू सुब्बाराव, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना ना, ये संविधान की आकांक्षाओं को बताती है, संविधान की इच्छाओं को बताती है, कि संविधान की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, उन सबको ये बताती है प्रस्तावना। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना है जो हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं हो सकता, जब तक वो सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र ना हो, जब तक हमारे बीच भाईचारे की भावना न हो, जब तक भेदभाव को ना मिटाया जाएगा, तब तक वो स्थायी नहीं हो सकता। अगर भाईचारे की भावना होगी, भेदभाव को ये उच्च जाति, निम्न जाति, अमीर गरीब के भेदभाव को, पुरुष महिला के भेदभाव को मिटाया जाएगा, तो हमारा जो लोकतंत्र है ये स्थायी बनेगा। के एम मुंशी, उनके बाद आया के एम मुंशी, ये संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने स्टूडेंट्स कहा था कि जो प्रस्तावना है ना, जो प्रस्तावना, ये संविधान की जन्म कुंडली है। ये संविधान की क्या है? जन्म कुंडली। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर के अंदर प्रस्तावना को देखा है। दो पार्ट्स के अंदर हमने प्रस्तावना के बारे में जाना है कि प्रस्तावना होती क्या है, हमने इसके मूल स्रोत के बारे में जाना है, हमने स्वरूप के बारे में जाना है, हमने उद्देश्य और तिथि के बारे में जाना है, हमने इन चार मुख्य लोगों के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, हम अगले लेक्चर के अंदर बताएंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, ये संविधान संशोधन मैंने बताए ही थे, कैसे हो सकता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, और आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी, और फिर इसके प्रस्तावना के एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। ठीक है, और एक बात और स्टूडेंट्स आप सभी से मैं करना चाहता हूं कि आप इन वीडियोज को, इस सीरीज को पूरा देखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा बताइए कि आपको किस टाइप्स की वीडियो चाहिए। आपको इंडियन पॉलिटी पूरी करनी है, या फिर सिर्फ वो टॉपिक्स करने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। आपको किस टाइप की चाहिए, और आपको किस प्रकार पढ़ना है ये भी बताइए, क्योंकि मैंने मेरे तरीके से टीच किया है।
बट आप अगर बताओगे कि आपको किसी अलग स्टाइल से पढ़ना है, आपको सिर्फ या फिर आपको डीप में पढ़ना है, या आपको सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने हैं, आपको वन लाइनर पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है वो आप बताइए। हम एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भी क्लास शुरू करने की सोच रहे हैं, जो कि लैपटॉप स्क्रीन पर हुआ करेगी डिजिटली। ठीक है, तो आप उसके अंदर मुझे ये भी सुझाव दीजिए कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण परिस्थितिकी की हम क्लास शुरू करें या ना करें, सीरीज आरंभ करें या ना करें। बिकॉज मैंने देखा है कि यूट्यूब पर काफी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे कंटेंट है हर एग्जाम के लिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी काफी एग्जाम्स के लिए कंपलसरी होता है, खासकर हाई लेवल के एग्जाम्स के लिए। और आजकल इसका बहुत महत्व बढ़ गया है, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, बायोम, पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता, ओजोन, जलवायु, क्लाइमेट यानी कि एटमॉस्फेयर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम करेंगे अगर आप कहोगे तो। और हिंदी मीडियम में इसके जो कंटेंट जो मेरे को यूट्यूब पे देखा मैंने थोड़े कम लगे, एज ए कंपेरिजन इंग्लिश मुझे इसके कंटेंट थोड़े कम लगे। अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पर ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम ये भी सीरीज शुरू करें, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखी उसके लिए आपका थैंक यू सो मच।